प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 10 के मैथ्स के चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चौथे भाग को समझेंगे, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 10 में ही हम हिंदी के अध्याय मुहावरे के प्रथम भाग को समझेंगे और इनका हम अभ्यास भी करेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 12 में हम गणित के अध्याय सांतत्य तथा अवकलनीयता को समझेंगे, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। और अंत में कक्षा 12 में ही हम भौतिकी के अध्याय किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र को समझेंगे, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डीजी साथ अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय समांतर श्रेणियां का भाग 4 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछली वीडियो में पढ़ा था एपी का एनवा पद। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एपी के प्रथम एन पदों का योग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एपी के प्रथम एन पदों का योग हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग यानी कि एस निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता है। Sn बराबर n बटे 2 गुने 2 गुने a योग n घटा 1 गुने d, यानी कि AB के प्रथम n पदों का योग हम प्राप्त कर सकते हैं Sn के सूत्र द्वारा, जो कि होता है n बटे 2 गुने 2 गुने a योग n घटा 1 गुने d। इस सूत्र को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि Sn बराबर n बटे 2 गुने a योग a योग n घटा a गुने d। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा Sn बराबर n बटे 2 गुने a योग a n। अब जैसा कि आप सब जानते हैं an को हम l में लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा Sn बराबर n बटे 2 गुने a योग l। तो यहाँ पर हमें Sn का 3 सूत्र प्राप्त हुआ है और हमारा सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जो है वो है Sn बराबर n बटे 2 गुने 2 गुने a योग n घटा 1 गुने d। अब किसी एपी का nवा पद उसके प्रथम n पदों के योग और प्रथम n घटा 1 पदों के योग के अंतर के बराबर है, अर्थात an बराबर होगा Sn घटा Sn घटा 1a। तो यहाँ से हमें एक और सूत्र प्राप्त हुआ है an प्राप्त करने का। अभी तक आपने जितने भी सूत्र देखे हैं इन सभी को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि इसका प्रयोग हम प्रश्नों को हल करने में करेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं इन सूत्रों पर आधारित कुछ प्रश्नों की ओर। हमारा सबसे पहला प्रश्न है एपी 8,3, घटा 2 और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए कि प्रथम 22 पदों के योग ज्ञात कीजिए। यानी कि इस प्रश्न में हमें इस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, अर्थात S22 ज्ञात करना है। तो S22 हम ज्ञात कर सकते हैं Sn के सूत्र द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसा कि आप सब जानते हैं हम सबसे पहले यह लिखते हैं कि हमें इस प्रश्न में दिया क्या गया है। यहाँ पर हमें दिया गया है इस एपी का प्रथम पद यानी कि a जो कि बराबर है 8 के, सार अंतर अर्थात d हमें दिया गया है घटा 5 और n है यहाँ हमारा 22। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं Sn के सूत्र द्वारा S22। Sn का सूत्र जैसा कि आप सब जानते हैं बराबर होता है n बटे 2 गुने 2 गुने a योग n घटा 1 गुने d के।
तो चलिए अब हम इस सूत्र में a, d और n के मान को प्रतिस्थापित करते हैं। जब हम इस सूत्र में इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा S22 बराबर 22/2 गुने 2 गुने 8 योग 22 घटा 1 गुने घटा 5, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा S22 बराबर 11 गुने 16 घटा 105, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा S22 बराबर 11 गुने घटा 89, यानी कि S22 हमें प्राप्त हो रहा है घटा 969, यानी कि इस दी हुई एपी के प्रथम 22 पदों का योग बराबर है घटा 979 के। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि इस प्रश्न में हमें एपी के प्रथम 14 पदों का योग दिया गया है जो कि बराबर है 1050 के, और इसका प्रथम पद दिया गया है 10 और हमें ज्ञात करना है इसका 20वां पद। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसे कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम यह लिखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है S14 बराबर 1050, n बराबर 14 और a बराबर 10। तो चलिए अब हम Sn के सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं d का मान, क्योंकि 20वां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास a का मान भी होना चाहिए और d का मान भी होना चाहिए। a का मान हमें इस प्रश्न में दिया गया है और d का मान हम Sn के सूत्र द्वारा ज्ञात करेंगे। तो चलिए जब हम इस सूत्र में n और a के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा S14 बराबर 14/2 गुने 2 गुने 10 योग 14 घटा 1 गुने d, यानी कि S14 हमें प्राप्त हो रहा है 7 गुने 20 योग 13d। जब हम यहाँ पर अब S14 के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1050 बराबर 140 योग 91d, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 910 बराबर 91d, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से d बराबर 10। अब जब हमारे पास d का मान आ गया है तो हम इस दी गई AP का 20वां पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे A20 सूत्र के द्वारा, तो हमें प्राप्त होगा A योग 19D, जहाँ पर हम A और D के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 10 योग 19 गुने 10, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 10 योग 190 अर्थात 200। तो इस प्रश्न में हमें जो 20वां पद हमने प्राप्त किया है वो है 200। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है AP 24, 21, 18 और इसी प्रकार से आगे बढ़ती हुई कि कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। हल में जैसे कि आप सब जानते हैं, हम सबसे पहले यह लिखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। इस प्रश्न में हमें दिया गया है Sn जो कि बराबर है 78 के, प्रथम पद यानी कि A जो कि बराबर है 24 के, सारवंतर D जो कि बराबर है घटा 3 के। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने 78 को Sn क्यों ले लिया है। 78 को हमने यहाँ पर Sn इसलिए लिया है ताकि हम यह ज्ञात कर सके कि वह पद कितने होंगे कि उनका योग 78 होगा, और इसे ज्ञात करने के लिए हमें मान लेना होगा कि Sn जो है वो बराबर है हमारे 78 के। चलिए अब हम Sn के सूत्र में इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करके ज्ञात करेंगे n का मान। Sn का सूत्र जैसा कि आप सब जानते हैं बराबर होता है n/2 गुने 2 गुने a योग n घटा 1 गुने d के। जब हम यहाँ पर इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा Sn बराबर n/2 गुने 2 गुने 24 योग n घटा 1 गुने घटा 3, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 78 बराबर n/2 गुने 48 योग n घटा 1 गुने घटा 3, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 78 बराबर n/2 गुने 51 घटा 3n, यानी कि 78 गुने 2 बराबर 51n घटा 3n वर्ग। यहाँ से हमें एक समीकरण प्राप्त हो रहा है जो कि है 3 गुने n वर्ग घटा 51n योग 156 बराबर 0। यहाँ से जब हम 3 को उभयनिष्ठ ले लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा n वर्ग घटा 17n योग 52 बराबर 0, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा n वर्ग घटा 17n योग 52 बराबर 0। यहाँ पर अब हम
विभक्त करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा n वर्ग घटा 13n घटा 4n योग 52 बराबर 0, जिसे हम हल करेंगे और तो हमें प्राप्त हो जाएगा n गुने n घटा 13 घटा 4 गुने n घटा 13 बराबर 0, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा n घटा 13 गुने n घटा 4 बराबर 0, यानी कि हमें n यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 13 और 4। तो यहाँ पर n के ये दोनों मान संभव है और स्वीकार किए जा सकते हैं। अतः इन पदों की वांछित संख्या या तो 4 है या फिर 13, यानी कि हमारे दिए गए AP के 13 पद या फिर चौथे पद का योग 78 के बराबर होगा। तो इस तरह हमने एक और प्रश्न हल किया AP के प्रथम n पद के योग पर आधारित। इस तरह के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT बुक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने सीखा AP के प्रथम n पदों का योग। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के, हिंदी भाषा के एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। रोचक विषय है मुहावरे। मुहावरे क्या होते हैं, क्या कुछ करना होता है, क्या ध्यान रखना होता है इसका प्रयोग करते समय, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मुहावरों का अर्थ कि मुहावरे कहते किसे हैं। इसके बाद मुहावरों की प्रकृति पर चर्चा की जाएगी कि मुहावरों की विशेषताएं क्या क्या हैं। तत्पश्चात हम मुहावरों के महत्व पर चर्चा करेंगे कि मुहावरों का महत्व कितना है, इंपॉर्टेंस क्या है मुहावरों की। मुहावरों को अंग्रेजी में इडियम्स कहते हैं। आइए जानते हैं मुहावरों के बारे में। आप सभी के गली में, पड़ोस में एक बहुत ही शरारती बच्चा होगा। वैसे ही एक बहुत ही शरारती बच्चा है जिसका नाम है राजू। राजू हमेशा कोई ना कोई शरारत करता रहता है। उनकी पड़ोसन आंटी बहुत ही दुखी हैं और वह राजू के मम्मी पापा से मिलने आती हैं। पड़ोसन आंटी राजू के मम्मी पापा से राजू की शिकायत करती हैं। वह कहती हैं कि राजू सिर पर चढ़ गया है और उसके पांव जमीन पर ही नहीं टिकते। वह तो आजकल हवा में ही उड़ रहा है तथा उसमें समझदारी आटे में नमक जितनी है। अब राजू भी छुपकर ये सारी बातें सुन रहा है, पर राजू को ये समझ नहीं आ रहा कि आंटी कौन सी कोड लैंग्वेज में उसके मम्मी पापा से उसकी शिकायत कर रही है।
भाई वह तो उड़ ही नहीं सकता, उसके पंख नहीं है ना। और आटे की और उसकी समझदारी की तुलना क्यों की जा रही है, नमक से उसकी समझदारी की तुलना क्यों की जा रही है। राजू इन सब बातों से कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आ रहा कि आंटी उसके मम्मी पापा से यह सब क्यों कह रही हैं। शिकायत कहनी है तो सीधे कह देती, यह सब क्या बोल रही हैं वह, उसके तो समझ ही नहीं आ रहा। राजू की आंटी ने कहा कि राजू सिर पर चढ़ गया है, पांव जमीन पर नहीं टिक रहे उसके, वह हवा में उड़ रहा है और उसके पास समझदारी आटे में नमक जितनी है। क्या आप सभी इसका अर्थ बता सकते हो कि पड़ोस वाली आंटी राजू के मम्मी पापा से क्या शिकायत कर रही थी। दरअसल सिर पर चढ़ने का अर्थ होता है कि अनुपयुक्त को अधिक महत्व देना, यानी जो राजू है उसको उसके मम्मी पापा अधिक महत्व देने लगे हैं, इसीलिए वह किसी की नहीं सुनता। और पांव जमीन पर ना टिकना मतलब ऐठी या शेखी दिखलाना, यानी राजू किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता, बहुत ऐंठ कर बात करता है ना। और हवा में उड़ना मतलब अति आत्मविश्वास होना, यानी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, ओवर से ओवर कॉन्फिडेंस, है ना। तो वो घमंड जैसा हो जाता है, तो वह राजू में आ गया। और आटे में नमक मतलब बहुत ही कम। अब राजू की जो पड़ोसन है उसने कहा कि राजू के पास आटे में नमक जितनी समझदारी है, यानी समझदारी बहुत कम है ना। इस प्रकार यह सब बातें जो हैं वो राजू की पड़ोसन ने उसके मम्मी पापा से कह दी। पर क्या आप इस बहुत ही कूट लैंग्वेज को, इस बहुत ही गुप्त भाषा को सीखना चाहते हैं? इसे सीखने के लिए आपको हिंदी के मुहावरे सीखने पड़ेंगे। आइए जानते हैं कि मुहावरों का अर्थ क्या होता है। मुहावरों का शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास, यानी ये मुहावरे जो हैं वो फारसी भाषा से हमारे बीच आए हैं, अरबी भाषा से हमारे बीच आए हैं और भाषा में व्यवहार से, अभ्यास से यह रूढ़ हो गए हैं और इसीलिए यह मुहावरे जो हैं वो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग बन गए हैं। मुहावरा जो है वो विशेष अर्थ को प्रकट करने वाला वाक्यांश होता है और इसमें कोई पूरा वाक्य नहीं होता। मुहावरा जो होता है वो पूरा वाक्य नहीं होता, बल्कि वह वाक्यांश होता है। इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसका प्रयोग हमेशा किसी ना किसी वाक्य में ही किया जाता है। ये हुआ मुहावरे का शाब्दिक अर्थ और उसका विशेष अर्थ। अब हम जानते हैं कि मुहावरों की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि जैसे राजू की पड़ोसन है, वो छिपा के तो कुछ बात बोल नहीं रही थी, तो उसे कोई गुप्त भाषा की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल मुहावरों की आवश्यकता बहुत ही अन्य कारणों से पड़ती है। सबसे पहला यह है कि हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। आपने बहुत से लेखकों को पढ़ा होगा, जैसे प्रेमचंद, है ना, तो वो बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग करते हैं, तो इससे उनकी भाषा सुंदर बन जाती है, प्रभावशाली बन जाती है। पढ़ने वाले उनकी भाषा को और अच्छे से समझने लगते हैं। साथ ही इसका प्रयोग करते समय इसके शाब्दिक अर्थ से महत्व नहीं होता, विशेष अर्थ से महत्व होता है। तो यानी जब हम किसी मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो एक अलग ही प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो ये मुहावरे का विशेष अर्थ का प्रभाव होता है। साथ ही इनके विशेष अर्थ में कभी बदलाव नहीं होता, ये हमेशा एक जैसे रहते हैं, है ना। जैसे अभी हमने पढ़ा आटे में नमक। आटे में नमक का अर्थ है बहुत ही कम। सीधा सीधा भी बोला जा सकता है कि राजू के पास बहुत कम बुद्धि है, बहुत कम समझदारी। पर अगर इसे कहा जाए कि राजू के पास आटे में नमक जितनी बुद्धि है, समझदारी है, तो ये एक विशेष वाक्य बन गया और इसे पढ़ना सुनना बहुत ही अच्छा लगेगा, रोचक लगेगा। अब बच्चों, हम सभी मुहावरे का अर्थ समझ चुके हैं, मुहावरों की आवश्यकता समझ चुके हैं। तो अब क्या बचा है समझने के लिए? अब बचा है मुहावरे की प्रकृति, कि मुहावरे की प्रकृति क्या होती है, मुहावरे किस बात का प्रतीक होते हैं, मुहावरे से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, क्या क्या समझ सकते हैं, वो हम जानते हैं। सबसे पहले मुहावरों की विशेषता, मुहावरों की प्रकृति एक ही है, तो आइए मुहावरों की विशेषता जानते हैं। सबसे पहले मुहावरे का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में किया जाता है, अलग से नहीं।
यानी वाक्य के साथ ही मुहावरों का प्रयोग किया जाएगा। अलग से अगर कोई मुहावरा बोला जाएगा तो कोई उसका अर्थ नहीं बनेगा, कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। इसके बाद मुहावरा जो है वो अपना असली रूप कभी नहीं बदलता, उसे पर्यायवाची में अनुदित नहीं किया जा सकता। यानी जैसे हम कहेंगे कि अंग टूटने लगा तो हम कहेंगे शरीर टूटने लगा, तो उससे अर्थ बदल जाएगा, तो हम ऐसे मुहावरों का प्रयोग नहीं कर सकते। साथ ही मुहावरे का शब्दार्थ ग्रहण नहीं किया जाता, उसका केवल विशेषार्थ ग्रहण किया जाता है। अब जैसे कहें कि राजू हवा में उड़ने लगा है, तो अब राजू के पंख थोड़ी ना निकल आए कि वह हवा में उड़ने लगा है। हवा में उड़ना दरअसल किसका प्रतीक है, आपको याद होगा, बिल्कुल अति आत्मविश्वास का प्रतीक है। तो राजू में अति आत्मविश्वास आ गया है, ना कि वह उड़ने लगा है। तो हमने शाब्दिक अर्थ ग्रहण नहीं किया बल्कि विशेष अर्थ ग्रहण किया। और मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार ही निश्चित होना चाहिए। यानी अगर मुहावरा जो है वो प्रसंग के अनुसार नहीं होगा तो भाषा बहुत ही अटपटी सी हो जाएगी, उसका अर्थ जो है वो बहुत ही घट जाएगा। आइए अब हम अन्य विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। मुहावरे हिंदी भाषा की समृद्धि और सभ्यता के विकास के मापक हैं। कैसे? क्योंकि जो समाज जितना अधिक व्यवहारिक और कर्मठ होगा उसकी भाषा में इनका प्रयोग उतना ही अधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि मुहावरा जो है वो अभ्यास से आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसका विकास होता रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास ये जाता है। तो इससे पता चलेगा कि समाज कितना विकास कर रहा है सभ्यता के मापक के रूप में। तो ये हम मुहावरों से पता लगा सकते हैं। इसके बाद देश और समाज की तरह मुहावरे भी बनते और बिगड़ते हैं, है ना। जैसे आप जानते होंगे कि पहले 4 सभ्यताएं थी, फिर वो सभ्यताएं किस प्रकार आज वर्तमान 200 से अधिक देशों में बदल गई हैं। इसी प्रकार मुहावरे भी बदलते रहते हैं अपने स्वरूप और अवस्था के अनुसार, और नए समाज के साथ नए मुहावरे आते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे मुहावरे आ गए हैं, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इस पर नए नए मुहावरे बनने लगे हैं। तो ये भी हम देख सकते हैं कि इससे समाज की प्रकृति को, इससे समाज की प्रगति को हम मेजर कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। और हिंदी भाषा की ज्यादातर जो मुहावरे हैं, देखिए इसकी क्या विशेषता है कि इनका संबंध शरीर के अंगों से होता है। दूसरी भाषाओं में भी ऐसा होता है, यानी जो मुहावरे हैं वो अधिकतर शरीर के अंगों से संबंधित होते हैं। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आप अब तक मुहावरों का अर्थ, मुहावरों का महत्व और इसकी विशेषताओं को समझ चुके होंगे। आइए अब हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि मुहावरे का अर्थ क्या है। मुहावरा अरबी भाषा के एक शब्द से आया है जिसका अर्थ है पास पास बैठना, या फिर मुहावरे का अर्थ यह भी होता है अभ्यास, कि अभ्यास से यह जो वाक्यांश हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं। और मुहावरों की आवश्यकता क्यों होती है यह भी हमने जाना, और मुहावरे की विशेषता क्या क्या है इन सब की भी भली प्रकार हमने चर्चा की। मुझे आशा है कि आपको मुहावरों के विषय में विस्तृत जानकारी इस वीडियो से मिली होगी, और घर जाकर आप अपनी पाठ्य पुस्तक से विभिन्न मुहावरों को रेखांकित करेंगे, उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, उसे याद करने का प्रयास करेंगे, उसे अपनी भाषा में प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। अगली वीडियो में हम मुहावरों को और अच्छे से समझेंगे उदाहरण सहित। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुहावरों का अभ्यास करते रहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ सांतत्य तथा अवकलनीयता का भाग 6। पिछले भागों में हमने जाना एक फलन कब संतत होता है, कब अवकलनीय होता है और इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है। साथ ही हमने जाना संयुक्त फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एवं अस्पष्ट फलनों के अवकलज किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। साथ ही हमने सीखा श्रृंखला नियम। अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे चरघातांकी एवं लघुगणकीय फलन, यानी एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शंस। और उसके बाद हम जानेंगे
लघुगणकीय अवकलन के बारे में, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ लोगरिथमिक फंक्शंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं पहले विषय के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे चरघातांकी फलन की परिभाषा। फलन y बराबर fx जो कि बराबर है b की घात x के, वहां पर b एक धनात्मक संख्या है और जब इसका मान 1 से बड़ा होता है तब हम उसको चरघातांकी फलन कहते हैं। आइए इसको थोड़ा और विस्तार में समझते हैं और चरघातांकी फलन की कुछ विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता है कि चरघातांकी फलन का प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r होता है, यानी कोई भी जब चरघातांकी फलन परिभाषित होता है तो उसके प्रांत में जितनी भी संख्याएं होती है वो सभी वास्तविक संख्या होती है। दूसरा तथ्य है चरघातांकी फलन का परिसर समस्त धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, यानी जब आप कोई एक फलन परिभाषित करते हैं तो आपने अपने पाठ संबंध एवं फलन में पढ़ा होगा कि एक प्रांत होता है और एक परिसर होता है। प्रांत में सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r है और परिसर में केवल धनात्मक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को लिया गया है। बिंदु 0,1 चरघातांकी फलन के आलेख पर सदैव होता है। किसी भी वास्तविक संख्या को यदि आप लें जिसका मान 1 से बड़ा हो और ऐसी संख्या को आप b कहें, तो ऐसी किसी भी संख्या की घात जब आप 0 लेते हैं तो उसका मान हमेशा 1 होता है, यानी वो आलेख पर हमेशा मौजूद रहेगा। चरघातांकी फलन सदैव एक वर्धमान फलन होता है, यानी एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और x के अत्यधिक बड़े ऋणात्मक मानों के लिए चरघातांकी फलन का मान 0 के अत्यंत निकट होता है। ऐसा इसलिए कि b की घात आपने x लेकर एक चरघातांकी फलन को परिभाषित किया था। अब x का मान जब बहुत बड़ा ऋणात्मक मान हो जाएगा, यानी b के ऊपर ऋणात्मक एक बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, तो आप जब उसको हल करेंगे तो उसका जो मान होगा वो 0 के बहुत ही पास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और परिभाषा देखते हैं। ये परिभाषा है लघुगणकीय फलन की। मान लीजिए कि b एक वास्तविक संख्या है और उसका मान 1 से बड़ा है, तब हम कहते हैं कि b आधार पर a का लघुगणक x है यदि b की घात x बराबर a हो। तो जब b की घात x बराबर a होगा तो हम कहेंगे कि a का लघुगणक जो है वो x है और किसके आधार पर? b के आधार पर। एक लघुगणकीय फलन जिसका आधार b है वो कुछ इस प्रकार से परिभाषित होता है, r प्लस से r की तरफ। यहाँ r प्लस जो है वो इस फलन का प्रांत है जो कि सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और जो परिसर है वो क्या है? वो सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यानी आप एक धनात्मक संख्या लेंगे, उसके बाद आपको जो उसका उत्तर प्राप्त होगा वो कोई भी एक वास्तविक संख्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस आकृति की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। बिंदु 1,0 के निर्देशांक वाला ये जो बिंदु है यहाँ पर, उसके साथ आपको बहुत सारे लघुगणकीय फलन जो है वो नजर आ रहे होंगे, जिसमें पहला है y इज इक्वल टू log 2x। यहाँ पर ये जो लघुगणकीय फलन है वो 2 के आधार पे परिभाषित है, नीचे जो है वो e के आधार पे परिभाषित है और जो सबसे नीचे है वो 10 के आधार पर परिभाषित है। जब x y की तरफ बढ़ता है और y बराबर है log x b के आधार पर, ऐसा केवल तभी संभव है यदि b की घात y जो है वो बराबर हो x के। जब आप आधार 10 लेते हैं, यानी b का मान जब 10 होता है तो हम उसको साधारण लघुगणक कहते हैं, और जब b e हो जाता है यानी e के आधार पर आप किसी लघुगणक को परिभाषित करते हैं तो वह प्राकृतिक लघुगणक कहलाता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लघुगणकीय फलनों के महत्वपूर्ण गुण देखते हैं। आधार परिवर्तन का एक मानक नियम है जिससे log p a के आधार पर को log p b के आधार के पदों में ज्ञात किया जा सकता है।
यानी जब log p आपका a के आधार पर परिभाषित है तो आप उसको इस प्रकार लिख सकते हैं log p b के आधार पर बटे log a b के आधार पर। आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण गुण देखते हैं। गुणनफलों पर लॉग फलन का प्रभाव इसका एक अन्य रोचक गुण है, यानी जब लॉग गुणनफलों के रूप में देखा जाता है तो वो कैसा दिखता है, आइए देखते हैं। लॉग पी क्यू यानी p और q दो फलन है, इनका गुणनफल किया जा रहा है और उस पर लॉग लगाया जा रहा है b के आधार पर। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा log p b के आधार पर जमा log q b के आधार पर। ठीक उसी प्रकार जब आप log p की घात n को b के आधार पर हल करने की कोशिश करते हैं तो जो आपकी वहां पर घात होती है वो बाहर आप सामने लिख देंगे n, जैसा कि हमने यहाँ देखा, और log को उसको जो log p है b के आधार पर उसको n से गुना कर देंगे। और ठीक उसी प्रकार जो हमारा अंतिम गुण है वो है log यदि x बटे y है b के आधार पर तो आप इसको लिख सकते हैं log x b के आधार पर माइनस log y b के आधार पर। अब ये जितने महत्वपूर्ण गुण आपको मैंने बताए हैं ये आपको सत्यापित करने के लिए नहीं आएंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार के होंगे कि उसमें ये गुणन रूप में दिया होगा या घात के रूप में दिया होगा, और यदि आपको उसका परिणाम याद है तो आप आसानी से वहां उसको हल कर पाएंगे। तो जरा इन गुणों को ध्यान से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं और एक प्रमेय देखते हैं। x के सापेक्ष e की घात x का अवकलज e की घात x ही होता है, यानी जब आप d बटे dx लेते हैं ex का तो उत्तर में ex ही आता है। तो जब भी आपके पास फलन ex के रूप में होगा याद रखिएगा कि अवकलज स्वयं वही संख्या हो जाएगी। और प्रमेय का अगला जो तथ्य है वो ये है कि x के सापेक्ष log x का अवकलज 1 बटा x होता है, अर्थात d बटे dx जब आप निकालेंगे log x का तो आपको मान प्राप्त होगा 1 बटा x। ये दोनों ऐसे परिणाम हैं जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते और आपको बहुत ही जगह इसको उपयोग करना पड़ेगा, तो इनको जरा अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक उदाहरण। x के सापेक्ष निम्नलिखित का हमें अवकलन करना है, जिसमें पहला है e की घात माइनस x और दूसरा है साइन log x, जहां पर x का मान 0 से बड़ा है। मान लीजिए कि y बराबर है e की घात माइनस x के। अब यहाँ पर आपको श्रृंखला नियम का प्रयोग करना होगा। dy बटे dx बराबर होगा d बटे dx इसके e माइनस x यानी e की घात माइनस x के। तो अब यहाँ पर श्रृंखला नियम का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, d का जब हम dx निकालेंगे e की घात माइनस x का तो नीचे x है और ऊपर माइनस x है, इसलिए हम बीच में d माइनस x को यहाँ पर लगा देंगे। और जब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमें उत्तर में प्राप्त होता है क्या, e की घात माइनस x तो वैसे का वैसा ही रह जाएगा और d बटे dx ऑफ माइनस x जो है वो माइनस 1 आ जाएगा, यानी उत्तर में आ गया माइनस e की घात माइनस x। ठीक उसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं। अब लेते हैं y बराबर साइन log x। यहाँ पर भी आपको श्रृंखला नियम का प्रयोग करना होगा, तो dy बटे dx बराबर होगा d बटे dx साइन log x के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका हल देखते हैं। साइन का कोण है log x। यहाँ पर आप इसको x के सापेक्ष जब अवकलज करेंगे तो वो तो संभव नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पर श्रृंखला नियम का उपयोग किया, जिसमें हमने d log x को गुना भी किया और भाग भी किया। जब हमने ये किया तो साइन log x का अवकलज प्राप्त होगा cos log x, और उस प्रमेय से हमने जाना था कि log x का जब आप x के सापेक्ष अवकलज करते हैं तो आपको 1 बटा x प्राप्त होता है, तो ये हो गया cos log x बटे x। इसी के साथ ये उदाहरण तो यहीं समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं और अगला विषय देखते हैं, लघुगणकीय अवकलन। हम निम्नलिखित प्रकार के एक विशिष्ट वर्ग के फलनों का अवकलन करना सीखेंगे। देखते हैं कौन सा विशिष्ट वर्ग है। फलन y बराबर fx परिभाषित है ux की घात vx के रूप में। अब हमें लघुगणक निकालना है e के आधार पर। जब आप करेंगे तो y का यहाँ पे हो जाएगा log y, और हमने पढ़ा था
कि क्या log p की घात जब n होता था तो वो n log p हो जाता था। यहाँ पर घात में vx था तो वो गुना में आ गया और log ux हो गया। तो आइए अब इसका अवकलज ज्ञात करते हैं। जब हमने इसका अवकलज ज्ञात किया तो हमको एक बात समझ आई कि बाएं पक्ष में है log y। अब हमें यहाँ पे जो अवकलज प्राप्त करना है वो तो x के सापेक्ष करना है, तो यहाँ हमको श्रृंखला नियम का उपयोग करना होगा बाएं पक्ष में। लेकिन दाएं पक्ष में सब सही है, क्यों? क्योंकि x के रूप में ही तो यहाँ पर परिभाषित है सभी फलन। तो यहाँ हमने क्या किया, d log y बटे dy गुना dy बटे dx कर दिया। और यहाँ पर हमने जो पढ़ा था अवकलनीयता के बीजगणित में, उस सूत्र का हमने यहाँ प्रयोग कर दिया। इसका यहाँ पर प्रयोग करने से हमको हल क्या प्राप्त होगा, d log y बटे dy। log y का y के सापेक्ष अवकलज होगा 1 बटा y गुना dy बाई dx। और यहाँ दाएं पक्ष में आपने क्या किया, vx वैसे का वैसे ही रहना दिया और log ux का जो आपको अवकलज ज्ञात करना था तो उसके लिए आपने dux से गुना भी किया और भाग भी दिया, यानी एक तरह से श्रृंखला नियम का उपयोग किया। और दाईं ओर अगर देखा जाए जमा में ही आगे क्या है, dvx बटे dx जो था वो था v डैश x और log ux ऐसे का ऐसे ही लिखा है। जब आप इसको आगे हल करेंगे तो बाएं पक्ष में वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन दाएं पक्ष में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। dux बटे dx हो जाएगा u डैश x और d log ux बटे dux हो जाएगा 1 बटा ux। इसको जब आप हल करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा। हमें केवल dy बाई dx निकालना है, तो 1 बटे y को हम दाईं ओर भेज देंगे, तो अंत में आपको एक इस प्रकार का सूत्र प्राप्त होगा। इसी के साथ आज का ही हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। चलिए संक्षेप में देखते हैं आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा चरघातांकी एवं लघुगणकीय फलन और लघुगणकीय अवकलन। घर जाइए प्रश्नावली 5.3 के सभी प्रश्नों को हल कीजिए, 5.4 के सभी प्रश्नों को हल कीजिए। देखते हैं अगली वीडियो में आप क्या देखेंगे। अगली वीडियो में आप देखेंगे फलनों के प्राचलिक रूप के अवकलन। आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का 10वां भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे प्रकाशिक यंत्र को, जिसमें सबसे पहला प्रकाशिक यंत्र है मानव नेत्र, जिसे आज हम इस वीडियो में समझेंगे और समझेंगे इस यंत्र में आने वाले दोषों को और जानेंगे इन दोषों को कैसे संशोधित किया जा सकता है। तो आइए
आज के वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रकाशिक यंत्र मानव नेत्र के साथ। दोस्तों, किसी भी चीज को देखने के लिए हम अपनी आंखों का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या आप सभी ये जानते हैं कि हमारी आंखों के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग भाग होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं, और इन सभी के कार्यों को मिलाकर हम किसी वस्तु को रंग बिरंगा और साफ साफ देख पाते हैं। अगर हम नेत्र के विभिन्न भागों के बारे में बात करें तो उन्हें आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं। आइए अब एक एक कर इन भागों को जानते हैं और जानते हैं कि ये भाग क्या कार्य करते हैं। तो दोस्तों, नेत्र में जो स्वच्छ पटल होता है उसे कॉर्निया कहा जाता है, और आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों के लिए अधिकतर अपवर्तन कॉर्निया की बाहरी सतह पर होता है। कॉर्निया के अंदर उपस्थित होती है परितारिका, जो कि एक झिल्ली के जैसे होती है। इसका कार्य होता है पुतली के आकार को नियंत्रित करना। अगला भाग है पुतली। वह परितारिका में एक वृत्तीय छिद्र के जैसे होती है, और ये आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आपने इसे कभी देखा भी होगा, कम प्रकाश में ये फैल जाती है और जबकि ज्यादा प्रकाश में ये सिकुड़ जाती है। इसके बाद अगला भाग कहलाता है क्रिस्टलीय लेंस। ये एक स्वच्छ जेलीनुमा पदार्थ से बना होता है। इसका कार्य होता है अपनी वक्रता में परिवर्तन आने पर वस्तुओं को फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी का बेहतर समायोजन करना। दोस्तों, क्रिस्टलीय लेंस को पकड़ने के लिए एक पेशी होती है जिसे कहा जाता है पक्षमाभी पेशी, और इसका कार्य होता है आंख में लेंस के आकार को बदलना। अगला भाग कहलाता है दृष्टिपटल, जो नेत्र के पिछले भाग में होता है, और ये उस पर्दे की भांति कार्य करता है जहां पर वस्तु के प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। और अंतिम भाग कहलाता है दृक तंत्रिका, जो दृष्टिपटल से संकेतों को एकत्र कर मस्तिष्क तक भेजती है। दोस्तों, अगर इन सभी भागों में से कोई एक भाग भी ठीक से अपना कार्य नहीं करता है तो हमें उस नेत्र से ठीक से दिखाई नहीं देगा, और ऐसे में हम कहते हैं कि नेत्र में दोष है। आइए अब जानते हैं कुछ सामान्य दृष्टि दोषों को, इन दोषों के होने के कारण और इन्हें कैसे संशोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला दोष कहलाता है निकट दृष्टि दोष। इसे अंग्रेजी में मायोपिया भी कहते हैं। दोस्तों, इस दृष्टि दोष में व्यक्ति को उसके पास में रखी चीजें तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन उसे दूर रखी वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। यानी कि ऐसे में हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का दूर बिंदु कहीं विस्थापित हो जाता है। दोस्तों, इस दोष में दूर से आने वाली प्रकाश किरणें जो एक दूसरे के समांतर होती हैं, क्रिस्टलीय लेंस से अपवर्तन के पश्चात दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब नहीं बनाती, बल्कि ये किरणें दृष्टिपटल से पहले ही प्रतिबिंब बना देती हैं, जिसकी वजह से वह वस्तु हमें साफ नहीं दिखाई देती। दोस्तों, इस दोष के होने के मुख्यतः दो कारण हैं। पहला, आंख के लेंस की अत्यधिक वक्रता, तथा दूसरा है नेत्र गोलक का बढ़ना। दोस्तों, इस दोष को संशोधित करने के लिए डॉक्टर चश्मे में किसी निश्चित फोकस दूरी के अवतल लेंस उपयोग करने की सलाह देते हैं, क्योंकि अवतल लेंस दूर से आने वाली किरणों का एक आभासी प्रतिबिंब दोषयुक्त नेत्र के निकट बिंदु पर बना देते हैं, जिससे कि अब दोषयुक्त नेत्र इस प्रतिबिंब का एक साफ प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बना सके। आइए अब समझते हैं एक दूसरे दोष को, जिसे कहा जाता है दूरदृष्टि दोष, या अंग्रेजी में इसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। दोस्तों, इस दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर रखी चीजें तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन
उसे पास में रखी वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। यानी कि ऐसे में हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का निकट बिंदु कहीं दूर विस्थापित हो जाता है। दोस्तों, इस दोष में किसी पास में रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें क्रिस्टलीय लेंस से अपवर्तन के पश्चात दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब नहीं बनाती, बल्कि ये प्रकाश किरणें दृष्टिपटल के पीछे एक प्रतिबिंब बनाती हैं, जिसकी वजह से वह वस्तु हमें साफ नहीं दिखाई देती। दोस्तों, इस दोष के होने के भी मुख्यतः दो कारण हैं। पहला, नेत्र लेंस की फोकल लंबाई का बढ़ना तथा दूसरा, नेत्र गोलक का छोटा होना। इस दोष को संशोधित करने के लिए डॉक्टर चश्मे में किसी निश्चित फोकस दूरी के उत्तल लेंस लगाने की सलाह देते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस पास में रखी किसी वस्तु से आने वाली प्रकाशित किरणों का एक आभासी प्रतिबिंब दोषयुक्त नेत्र के दूर बिंदु पर बना देते हैं, जिससे कि अब दोषयुक्त नेत्र इस प्रतिबिंब का एक साफ प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बना सके। इसके अलावा एक तीसरे प्रकार के दोष को कहा जाता है जरा दूर दृष्टि दोष। दोस्तों, ये दोष उम्र के बढ़ने के साथ साथ होता है और इस दोष में व्यक्ति को ना तो पास में रखी वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और ना ही बहुत ज्यादा दूर रखी वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। इस दोष के होने का कारण है पक्षमाभी पेशियों का कमजोर पड़ना, जिसकी वजह से दोनों ही परिस्थितियों में वस्तु को फोकसित करने के लिए क्रिस्टलीय लेंस को उपयुक्त वक्रता नहीं मिल पाती और वह वस्तु हमें साफ नहीं दिखाई पड़ती। इस दोष को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्विफोकल लेंस के चश्मे पहनने की सलाह देते हैं, जिससे कि दोनों ही परिस्थितियों में वस्तु साफ देखी जा सके। दोस्तों, इसी विषय के साथ हम हमारे आज के वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आइए अब आज ही के विषयों पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति की दूरदृष्टि का दूर बिंदु 2 मीटर है और उसकी दृष्टि का निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर है। लेंस की प्रकृति, फोकल लंबाई और क्षमता का पता लगाएं जो उसे दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करना चाहिए। वस्तुओं को पृथक देखने की कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि इस व्यक्ति का दूर बिंदु 2 मीटर पर विस्थापित हो गया है, यानी कि इस स्थिति में व्यक्ति का दूर बिंदु होगा 2 मीटर और इस व्यक्ति को दूर रखी किसी वस्तु को देखने के लिए एक प्रतिबिंब इसके दूर बिंदु पर ही बनाना पड़ेगा। इसका मतलब इस स्थिति में वस्तु की लेंस से दूरी u बराबर होगी अनंत के, जबकि प्रतिबिंब की लेंस से दूरी यानी v बराबर होगी 2 मीटर के। अब दोस्तों, क्योंकि यह प्रतिबिंब एक आभासी प्रतिबिंब होगा, इसीलिए v होना चाहिए ऋणात्मक। तो दोस्तों, लेंस सूत्र का उपयोग कर और इसमें u तथा v का मान रखने पर फोकस दूरी f आती है ऋणात्मक 2 मीटर, यानी कि ये लेंस एक अवतल लेंस होगा जिसकी फोकस दूरी होगी 2 मीटर। इसके अलावा किसी लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, यानी कि यहाँ से इस लेंस की क्षमता आती है 0.5 डायोप्टर। तो आइए दोस्तों, अब आज के वीडियो में समझाए गए विषयों को एक बार दोहरा लेते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने जाना एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र मानव नेत्र के बारे में, इसके विभिन्न भागों और उनके कार्यों के बारे में। फिर हमने जाने नेत्रों में होने वाले दृष्टि दोष, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टि दोष के बारे में। अगले वीडियो में हम समझेंगे एक और प्रकाशिक यंत्र माइक्रोस्कोप के बारे में, जो 2 प्रकार के होते हैं,
सरल माइक्रोस्कोप तथा संयुक्त माइक्रोस्कोप। तब तक के लिए गुड बाय। नमस्ते दोस्तों, कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 10 में मैथ्स के चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ा। ठीक इसके बाद कक्षा 10 में ही हम हिंदी के अध्याय मुहावरे को पढ़ा। ठीक इसके बाद कक्षा 12 में हम सांतत्य तथा अवकलनीयता को समझा और अंत में कक्षा 12 में ही हम भौतिकी के अध्याय किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र को समझा। आइए देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, कल हम कक्षा 10 में विज्ञान के अध्याय मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार को समझेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 10 में ही हम सामाजिक अध्ययन के अध्याय विनिर्माण उद्योग को समझेंगे, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक इसके बाद कक्षा 12 में हम केमिस्ट्री के चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स को समझेंगे, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। और अंत में कक्षा 12 में ही हम बायोलॉजी के चैप्टर वंशागति के आणविक आधार को समझेंगे, साथ साथ इन पर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।